हेलो मेरे चैंपियंस, क्या हाल चाल है? कैसे हो भाई आप सब लोग? आपका एग्जाम एकदम नजदीक आ गया है और आप लगातार कह रहे हैं सर ये टॉपिक ये टॉपिक ये टॉपिक ये टॉपिक लाइए। उसी प्रोस्पेक्टस में हम लगातार लास्ट मिनट रिवीजन सीरीज आपका पहले सन दिलाया, आपने कहा समास लाइए सर, हमने समास लाया। उसके बाद आपने कहा सर अनुवाद लेखन एंड हमारे सामने संवाद लेखन, पत्र लेखन, अनुच्छेद लेखन, ये सारे टॉपिक्स कवर करा दीजिए। तो आज जितने भी टाइप्स के पत्र आते हैं वो सारी चीजें यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो स्वागत है आपका पीडब्ल्यू क्लास 8 फिजिक्स वाला के चैनल पर। यहाँ पर हम करने वाले हैं आज अनुच्छेद लेखन, संवाद लेखन और पत्र लेखन, तीनों एक साथ करेंगे। बहुत सहज सरल भाषा में हम समझने का प्रयास करेंगे कि कैसे आप करके एग्जाम में मतलब एक भी नंबर आपका नहीं कटेगा। बस थोड़ी सी चीजों को आपको ध्यान से देखना है। इसी वीडियो में आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। चलते हैं, देखते हैं। आज टॉपिक्स टू बी कवर्ड में हम अनुच्छेद लेखन करेंगे, संवाद लेखन करेंगे और पत्र लेखन करेंगे। देखिए इन तीनों में थोड़े से डिफरेंसेस हैं। ये अनुच्छेद लेखन है, इसको आप निबंध का छोटा भाई समझ लीजिए। इसमें थोड़े शब्द के लिमिटेशंस होते हैं, उनको ध्यान देना होता है। थोड़ी चीजों को मतलब बहुत सेलेक्टिव वर्ड इसमें लिखना होता है और कम शब्दों में लिखना। जैसे आप निबंध लिखते वक्त ध्यान देते हैं कि किसी जैसे पर्यावरण के आ गया या दूरदर्शन पे आ गया तो उसके पॉजिटिव निगेटिव पॉइंट्स और लास्ट में उसका कंक्लूजन के साथ आपको कुछ सोल्यूशन के साथ उसको आप क्या करते हैं, उसका एक निष्कर्ष लिख देते हैं। संवाद लेखन में हम जो आपस में बात करते हैं एक दूसरे से वो होता है संवाद। तो उसी को एक मतलब लिखित भाव में क्या कहेंगे, संवाद लेखन। पत्र लेखन क्या होता है? पत्र लेखन दो प्रकार के होते हैं, एक औपचारिक होता है, दूसरा अनौपचारिक होता है। तो इस सारी चीजों को हम क्या करेंगे, फटाफट समझने के प्रयास करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम अनुच्छेद लेखन देखेंगे। देखिए अनुच्छेद लेखन लेखन भी कला है। किसी विषय पर सीमित शब्दों में, सीमित शब्द याद रखिएगा, जैसे मैंने कहा कि निबंध का ये छोटा भाई है, तो सीमित शब्दों में अपने विचार लिखना ही लेखन है। यदि अनुच्छेद को लघु यदि अनुच्छेद को लघु निबंध कहा जाए तो गलत ना होगा। इसमें शब्द सीमा के भीतर विषय, परिचय, वर्णन व निष्कर्ष लिखने होते हैं। इस प्रकार अनुच्छेद को निबंध का लघुत्तम रूप कहा जा सकता है। क्या कहा? आप अनुच्छेद लेखन को क्या कह सकते हैं, निबंध का छोटा भाई। कहने में कोई बुराई नहीं है। इसमें क्या दो चार चीजों का ध्यान रखना है कि इसको सीमित शब्द में लिखना है, इसमें निष्कर्ष लिखना है, इसके साथ इसका विषय लिखना है, इसमें परिचय लिखना है, वर्णन करना है और लास्ट में क्या करना है, निष्कर्ष में एक कंक्लूजन देते हुए इसको कम कर देना है। अब ये डिपेंड होता है आपके एग्जाम स्कूल के ऊपर कि आपको वो कितने शब्द में लिखने कह रहा। कहीं 80 से 100 होगा, कहीं 100 से 125 होगा। वो स्कूल टू स्कूल डिपेंड करता है, इसमें आपको टेंशन नहीं लेना है। ठीक है ना? चलते हैं नेक्स्ट पर, देखते हैं हमारा क्या है। देखिए अनुच्छेद लिखने के लिए निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना। देखिए मैंने अनुच्छेद लिखने से पहले आपको कुछ पॉइंटर्स यहाँ पर बताऊंगा जिसको आपको ध्यान रखना बहुत जरूरी है। जैसे अनुच्छेद की भाषा सरल होनी चाहिए। जैसे देखिए आप हिंदी जैसे सब्जेक्ट जब लिख रहे हैं तो इसको एकदम सरल भाषा में और प्रचलित शब्दों के साथ, जो थोड़े अच्छे वर्ड हो उनके साथ आपको अनुच्छेद लेखन के साथ आगे बढ़ना चाहिए। भाषा संक्षिप्त हो, भाव प्रधान हो, यानी उसमें भाव जो हो वो प्रधानता में रहे, नहीं तो आप कुछ भी लिखते चले जा रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके बाद अर्थपूर्ण और प्रभावोत्पादक होना चाहिए, यानी जो चीज आप लिख रहे हैं उसका अर्थ और प्रभाव दोनों होना चाहिए उस लेखन में। अच्छा 8वीं में 125 से 150 यहाँ पर लिखा है, मैंने आपको पहले भी बताया ये 80 से 100 भी हो सकता है, ये 100 से 120 भी हो सकता है। तो स्कूल टू स्कूल डिपेंड है, इसको ज्यादा लोड लेना नहीं है। शब्द होने चाहिए, इसमें अनावश्यक विस्तार नहीं होना चाहिए। अब देखिए 100 शब्द में अगर आपको कुछ लिखना है अनुच्छेद तो आप उसमें अनावश्यक चीजों को इंक्लूड करेंगे तो वो वहां पर आपका मामला गड़बड़ हो जाएगा और एग्जामिनर तुरंत समझ जाएगा कि आपको थोड़ा भी आइडिया नहीं है। इसके बाद इसमें शब्द चयन पर विशेष ध्यान दिया जाता है, यानी जो शब्द आप प्रयोग कर रहे हैं वो ऐसा शब्द हो जो हिंदी विषय के अगर कोई टीचर चेक कर रहे हैं या आप ही लिख रहे हैं तो अपने आप से एक बार बोल के देखिएगा जो शब्द आप लिखना चाह रहे हैं कि वो शब्द उचित है या उस शब्द का चयन जिसका हम कर रहे हैं वो कॉमन वर्ड तो नहीं है, कुछ प्रभावशाली वर्डों का इसमें सेलेक्ट करके लिखना चाहिए। वाक्यों में परस्पर संबंध होना चाहिए। आवश्यकता हो तो मुहावरे और लोकोक्ति का प्रयोग करना चाहिए। जैसे अगर कोई ऐसा कोई निबंध है जिसमें आप निष्कर्ष नहीं निकाल पा रहे हैं या एकदम नॉर्मल है, अनुच्छेद लिखना है आपको, तो उसमें आप मुहावरे का प्रयोग कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर एक आ गया है ये निबंध, यहाँ पर देखिए एक निबंध यहाँ पर आ गया है, ये टॉपिक दिया गया है, नर हो ना निराश करो मन को, इस विषय पर अनुच्छेद लिखिए। नर हो निराश करो ना निराश करो मन को, अगर अनुच्छेद लिखने को आ जाए तो आप कैसे लिखेंगे? इसमें आप कंक्लूजन पर नहीं पहुंच पाएंगे ज्यादा। तो देखिए यहाँ पर मैं आपको फॉर्मेट दे दिया हूं, अब मैं आपको बताता हूं देखिए कैसे लिखना, सेम ऐसे एज इट इज
इसमें कोई बहुत ये नहीं होता कि ऊपर सेवा में लिखना है पत्र की तरह, कुछ नहीं। ऐसे शुरू करिए और एक ही पैराग्राफ में आप इसको खत्म कर सकते हैं, जरूरत पड़ी तो दूसरा पैराग्राफ आप ले सकते हैं। जीवन में सफलता असफलता, हानि लाभ जय पराजय के अवसर मौसम के समान हैं, कभी कुछ स्थिर नहीं रहता। यानी जीवन में जो सफलता है इसको समझने का प्रयास करिए। बस जो शब्द लिखे हैं, देखिए मनुष्य के जीवन में पल पल परिस्थितियां बदलती रहती हैं। जीवन में कई बार असफलता का सामना करना पड़ता है। असफलता में निराश होने की बजाय उत्साह से कार्य किया जाए तो असफलता को भी सफलता में बदला जा सकता है। देखिए अब आप इसको पढ़ेंगे, बढ़िया भाषा, इसमें कितने अच्छे शब्दों का प्रयोग किया गया है। इससे क्या होगा, एग्जामिनर खुश हो जाएगा। अब देखिए इसमें हमने किसका एग्जाम्पल जैसे सेट किया है, अब्राहम लिंकन को भी अपने जीवन में कई बार असफल हुए और अवसाद में भी गए, किंतु उनके साहस और सहनशीलता के गुण ने उन्हें सर्वश्रेष्ठ सफलता दिलाई। आशावान व्यक्ति के आगे भाग्य भी घुटने टेक देता है। इसलिए कवि हरिवंश बच्चन राय कहते हैं, अब देखिए यहाँ पर मैंने क्या किया, सेलेक्टिव वर्ड्स के साथ साथ यहाँ पर अब एक मैंने हरिवंश राय बच्चन की कविता की लाइन भी ऐड कर दिया। लहरों के डर से नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वाले की हार नहीं होती। अब इस तरह अगर आप लिखेंगे अनुच्छेद को तो आपका एग्जामिनर आपका एक पर नहीं काटेगा, थोड़ा व्यवस्थित कटपिट ना हो। तो इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए आपको अनुच्छेद लिखना है। आगे चलते हैं हम, अब देखते हैं कि अब दूसरा अनुच्छेद लेखन देखते हैं। देखिए आपको मैंने क्या कहा था कि आपको क्या करना है, निष्कर्ष लिखना है, उसके कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स कुछ निगेटिव पॉइंट्स। लेकिन जो पिछला था अनुच्छेद लेखन, उसमें ऐसा कुछ आपके दिमाग में आया नहीं होगा और उसमें आप लिख भी नहीं सकते ज्यादा। लेकिन दूरदर्शन वरदान या अभिशाप, यानी दूरदर्शन जो है यानी टेलीविजन जो है हमारा, ये वरदान है या अभिशाप है, इस विषय पर अनुच्छेद लिखिए। अब जैसे ही आपके पास आया तो इसके आपके पास बहुत सारे पॉजिटिव पॉइंट्स हैं, बहुत सारे नेगेटिव पॉइंट्स हैं, लेकिन आपको 100 शब्दों में शब्द का प्रयोग करते हुए इस पॉजिटिव पॉइंट्स, नेगेटिव पॉइंट्स एंड निष्कर्ष के साथ एक कंक्लूजन भी देना है। देखिए कैसे, मैंने कैसे यहाँ पर आपको समझा। दूरदर्शन ज्ञान की महत्वपूर्ण खोज है, मनोरंजन का प्रभावशाली साधन है। सन 1925 में जे.एल. बेयर ने इसके आविष्कार किया था। अब देखिए अगर आपको इतना नहीं अंतर तक की जानकारी है तो आप अगर नहीं भी लिखेंगे तो भी बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन जिस तरह लिखा गया उस तरह आपको लिखना है। आज संपूर्ण वर्तमान युग में यह प्रत्येक व्यक्ति के मनोरंजन का साधन होने के साथ साथ परिचित कराता है। हमें घर बैठे ही विश्व में इसका जाल बिछ गया है। जीवन में हम अहम भूमिका निभाता है। अब देखिए आप अपने घर पे रहेंगे, दिल्ली में भूकंप आया आपको फटाक से पता चल जाएगा, दिल्ली में किसकी सरकार बनी तुरंत पता चल जाएगा, देश में हमारे क्या इनोवेशन हो रही है, हमारे इसरो वाले क्या कर रहे हैं, ये सारी जानकारी आपको 1 सेकंड के अंदर घर पे बैठे बैठे ही हो जाती है। साथ साथ या ज्ञान विज्ञान की बातें से देश विदेश की खबरें एवं खेलों की जानकारी मिल जाती है। संचार का अत्यंत सशक्त या साधन प्रत्येक आयु वर्ग के लिए उपयोगी सिद्ध हुआ है। अब देखिए यहाँ पर एक पॉजिटिव बात आई। अब देखिए जहां एक ओर इसने संपूर्ण विश्व को एक दूसरे के करीब ला दिया है, वहीं दूसरी ओर विभिन्न चैनलों पर प्रसारित होने वाले भिन्न भिन्न कार्यक्रमों ने परिवार के ही लोगों को अलग अलग कमरों में बंद कर दिया है। अब यहाँ पर आप देख रहे होंगे किस तरीके से मैंने इसके पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स को यहाँ पर ऐड करते हुए सारी चीजों को लिखा हुआ है। अब इसके आगे देखिए, इस पर प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों व विज्ञापनों का लोग अंधानुकरण करते हैं जो कदापि उचित नहीं है। आवश्यकता है कि हम इसकी योग्यता को समझें और इसे मानव जाति के लिए वरदान सिद्ध होने दें, अभिशाप नहीं। अब देखा आपने, मैंने लास्ट में जो कंक्लूजन इसमें दिया है ये एक सोल्यूशन के साथ क्या है, सोल्यूशन भी बताया है और एक अच्छा निष्कर्ष यहाँ पर आपको निकाल कर आपके सामने दिया है। तो अनुच्छेद लेखन में जो मैंने कुछ पॉइंट्स बताए उसको ध्यान रखना है और थोड़ा सिलेक्टिव वर्ड के साथ आप लिखेंगे तो आपका नंबर नहीं कटेगा। आई होप मेरे क्लास 8 के चैंपियंस अब सारी चीजों को समझ गए होंगे तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि अनुच्छेद आपको समझ में आ गया कैसे लिखना है। अब आगे चलते हैं, हम देखते हैं आगे कौन सा लिखना है। अब हम संवाद लेखन की बात करेंगे। संवाद लेखन मतलब संवाद, हम एक दूसरे से जो बातचीत होती है उसी को संवाद कहते हैं। आगे लिखा है लेखन, एक दूसरे की बात को लिख देना प्रॉपर तरीके से सही से, वही हो गया संवाद लेखन। आइए देखते हैं परिभाषा। जब 2 या 2 से अधिक लोगों के बीच होने वाले वार्तालाप को लिखा जाता है तब वह संवाद लेखन कहलाता है। संवाद लेखन काल्पनिक भी हो सकता है और किसी वार्ता को ज्यों का त्यों लिख कर भी। अब आगे देखते हैं, इसका एक उदाहरण आपको दिखाऊंगा तो शायद आप चीजों को समझ पाएंगे। पहले कुछ पॉइंट्स बता देता हूं आपको कि संवाद लेखन क्या है। आइए देखते हैं।
अच्छी संवाद रचना के लिए निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। संवाद जो हो, अगर आप कुछ लिख रहे हैं, चाहे काल्पनिक हो या सही वाला हो, आपको क्या करना है, थोड़ा छोटे में सहज और सरल और स्वाभाविक होने चाहिए। देखिए, संवाद छोटे होने चाहिए, सहज होने चाहिए, स्वाभाविक होने चाहिए। संवादों में रोचकता एवं सारसता होनी चाहिए, यानी संवाद ऐसा हो जिसमें आपकी रुचि बनी रहे। अन्यथा अगर ऐसा कोई संवाद हो रहा है कि सामने वाला बोल रहा है और दूसरा कुछ नहीं, हाँ हाँ ठीक है कर रहा है, तो वो संवाद होगा ही नहीं, वो एक तरफ से कही हुई बात होगी। इसके बाद इनकी भाषा सरल, स्वाभाविक, बोलचाल के निकट हो, यानी जो बोलचाल की भाषा होती है, जैसे आप अपने मित्र में बात करते हैं, थोड़ा सा उससे ऊपर करेंगे, उसी भाषा में क्या करना है, आपको लिख देना है। तथा उसमें बहुत अधिक कठिन शब्द तथा अप्रचलित जिन शब्दों का प्रयोग कोई ना करता हो, उस शब्दों का प्रयोग ना होना चाहिए। ऐसे शब्द का आपको नहीं, स्लैंग लैंग्वेज का यहाँ पर उपयोग नहीं करना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। संवाद पत्रों सामाजिक स्थिति के अनुकूल होने चाहिए। अनपढ़ या ग्रामीण पात्रों और शिक्षित पात्रों के संवाद में अंतर रहना चाहिए। ये दोनों अगर आप किसी का लिख रहे हैं, जैसे किसी ग्रामीण का संवाद आप लिख रहे हैं, आपसे परीक्षा में कह दिया क्या कि दो गांव के व्यक्ति बात कर रहे हैं आपस में गांव के विकास की, तो आप उनको बहुत ज्यादा अच्छी लैंग्वेज में लिख देंगे तो वो रिलेटेबल नहीं लगेगा। गांव में जिस तरह बात की जाती है उसी भाषा में बात लिखना होगा। बात जिस विषय पर, जिस विषय या स्थिति के विषय में हो, उस विषय को स्पष्ट करने वाले होने चाहिए। अर्थात जब कोई उस संवाद को पढ़े तो उसे ज्ञात हो जाना चाहिए कि उस संवाद का विषय क्या है। ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। अब इसका एक मैं फॉर्मेट बना बनाया आपको दिखा दे रहा हूं, कैसे आपको सारी चीजें करनी है। आइए देखिए, पिता और पुत्र के बीच का एक संवाद है, यानी संवाद आपस में बात कर रहे हैं। अब वो बात किस प्रकार से है, किस प्रकार के लैंग्वेज हम यूज कर रहे हैं, देखिए। राहुल पिताजी, राहुल पिताजी मुझे अपने दोस्तों के साथ बाजार जाना है। राहुल कह रहा है पिताजी, यहाँ पर डैश लगेगा, ध्यान रखिए। देखिए, पिता के बाद फिर डैश लगा है। नहीं राहुल, तुम अपने दोस्तों के साथ रहकर घुमक्कड़ होते जा रहे हो, तुमने पढ़ना लिखना तो बिल्कुल ही छोड़ दिया है। देखिए, एकदम सामान्य भाषा में, जैसे हमारे घरों में कहा जाता है, जैसे हमारे मदर फादर रोकते हैं टोकते हैं, सेम लैंग्वेज में लिखा गया है। फिर राहुल के बाद फिर डैश लगा हुआ है। संवाद में हर बात जब कन्वर्सेशन स्टार्ट होगी तो डैश लगा रहेगा। नहीं पिताजी, अब मैं खूब पढ़ूंगा, वादा करता हूँ। फिर पिता क्या कहते हैं, देखिए ना, लाइन नीचे होनी चाहिए थी आगे। पिताजी कहते हैं बेटे ऐसे वादे तो रोज करते हो, यानी जब हमें अपना काम निकलवाना रहता है घर में, तो हम भी लोग यही करते थे बचपन में। आज खेल लेने दो, कल से जरूर पढ़ेंगे और ज्यादा पढ़ेंगे। लेकिन होता ऐसा नहीं था, सिर्फ रोज खेलने का वादा रह जाता था, पढ़ाई वाला छूट जाता था। राहुल, पर इस बार मैं पक्का वादा करता हूं कि आपको 80% से ज्यादा अंक लाकर दिखाऊंगा। फिर पिता, पिता डैश आगे पिता, और अगर नहीं लाए तो, सवाल पूछ रहे हैं यहाँ पर, मतलब सस्पेंस में, अगर नहीं लाए तो राहुल, फिर डैश लगा यहाँ देखिए, फिर आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूंगा पिताजी। फिर ये लाइन नीचे होनी चाहिए। पिता ठीक है, तुम्हें यह आखिरी अवसर देता हूँ। ये हो गया संवाद पिता और पुत्र के बीच में। इसी तरह संवाद आपके मित्र के बीच से होता है। बहुत सारे संवाद आप अपने पढ़े होंगे, एक चैप्टर आपने पढ़ा होगा जिसमें नेहरू जी इंदिरा गांधी जी को भेजते हैं संवाद में, इसी तरीके से उसमें लिखा रहता है। नहीं सॉरी, वो तो हो जाएगा आपका अनुच्छेद वाला हो जाएगा, ठीक है ना, अनौपचारिक पत्र हो जाएगा वो, जो नेहरू जी इंदिरा गांधी जी को भेजे थे। ये क्या हुआ, ये संवाद हो जाएगा, मतलब ये सामने सामने की बात हो जाएगी। दो लोग या दो से अधिक बात को आप ऐसे एज इट इज लिख देंगे जो बात हुई है। बहुत ज्यादा अच्छे वर्ड या बहुत लोअर वर्ड नहीं, जैसे घर में बात होती है, देखिए उसी प्रकार से यहाँ घर में बात हुई है। ध्यान रखिएगा इस चीज का। संवाद लेखन आपका समझ में आ गया होगा। आई होप अब चीजें क्लियर हो गई, इस तरीके की लैंग्वेज यहाँ पर यूज करनी। अब देखिए, दो दोस्तों के बीच में कैसे बात होती है। दो दोस्तों के बीच जीवन लक्ष्य को लेकर संवाद लेखन, यानी दो दोस्त बैठे हैं और वो अपने जीवन के लक्ष्य को बनाना चाह रहे हैं, कैसे चर्चाएं करेंगे देखिएगा। अनिल, अनिल और आदित्य दो दोस्त हैं। तुम 10वीं कक्षा के बाद कौन सा विषय लेने की सोच रहे हो। कॉमन सी बात है, आज आप क्लास 8 में हैं, 9th में जैसे जाएंगे, इसके बाद 10th में जब आप पहुंचेंगे तो आप सोचेंगे, 11th में जब आप पहुंचेंगे तो आप सोचेंगे मैं मैथ सेक्शन में जाऊँ, मैथ स्ट्रीम में, या साइंस स्ट्रीम में जाऊँ, या फिर मैं आर्ट्स में जाऊँ, या फिर मैं कॉमर्स में जाऊँ, जो भी स्ट्रीम आपको लेनी होगी। तो फिर आदित्य कहता है मैंने तो विज्ञान के विषय में पढ़ूंगा, मैं तो विज्ञान के। अनिल पूछता है क्यों। आदित्य कहता है क्योंकि मैं बड़े होकर एक डॉक्टर बनना चाहता हूँ। देखिए, आप भी अपने मित्र से पूछेंगे तो सेम इसी लैंग्वेज में आपको रिप्लाई मिलेगा, और जिस लैंग्वेज में रिप्लाई मिलेगा उसी लैंग्वेज को आपको लिखेंगे, तभी वो संवाद लेखन कहलाएगा। हमारे जीवन का क्या लक्ष्य है। अनिल कहता है मैं एक अध्यापक बनना चाहता हूँ। आदित्य, एक डॉक्टर सबकी सेवा करता है, लोगों के दुख दर्द दूर करता है।
मैं भी बड़े होकर बीमार लोगों की सहायता करना चाहता हूँ। निखिल कहता है मैं विद्यार्थियों को ज्ञान प्रदान करके उनके जीवन को उज्जवल बनाना चाहता हूँ। मेरे विचार में यह सबसे अच्छी मानव सेवा है। अब दोनों के अपने अपने विचार थे, उन्होंने रख दिया है। अब इसी तरह इसको क्या कहेंगे, संवाद लेखन। आई होप मेरे चैंपियंस आपको सारी चीजें क्लियर हो रही होंगी। अब देखते हैं पत्र लेखन में। पत्र लेखन में दो प्रकार के पत्र आते हैं। एक आप देखिए लिखते होंगे ऑफिशियल कह सकते हैं। औपचारिक पत्र क्या हो सकता है, ऑफिशियल हो सकता है। अनौपचारिक हो सकता है कि आप अपने मित्र हित्र भाई बहन किसी को भी लिख सकते हैं। यहाँ पर दोनों को पढ़ेंगे। आइए इसका पहले क्या देखते हैं, डेफिनेशन। लेखन एक पत्र लेखन एक कला है या मानव के विचारों के आदान प्रदान का अत्यंत सरल सशक्त माध्यम है। यानी जो हम कहना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए मैं बीमार हूं और अपने प्रिंसिपल से कुछ बात कहना चाहता हूं, एकदम सरल भाषा में, मतलब ये सरल तरीका है कि मैं उनको एक लेटर लिख दूं कि आज मैं बीमार होने के कारण नहीं। तो फॉर्मेट दिखाता हूं। जितनी भी कलाएं हैं उनमें यह विधा अलग है, क्योंकि पत्र किसी ना किसी व्यक्ति को संबोधित करते हुए लिखा जाता है। जो पत्र होता है वो संबोधित करते हुए लिखा जाता है। इसके अलावा पत्र के माध्यम से लिखने वाले व्यक्ति की अभिव्यक्ति क्षमता के साथ उस व्यक्ति के उसके व्यक्तित्व की एक झलक भी मिल जाती है। अब जिस तरीके का आप लेटर लिखेंगे उस तरीके का प्रभाव अगले के ऊपर पड़ता है। अब कैसे लेटर लिखना है, फॉर्मेटिंग क्या हो सकती है उसकी, ये भी हम आइए देख लेते हैं फटाफट। सबसे पहले कुछ पॉइंट्स, एक अच्छे पत्र लिखने के कुछ पॉइंट्स क्या हैं। देखिए निम्नलिखित विशेषताएं हैं। एक अच्छे पत्र की भाषा सरल तथा स्पष्ट, यानी आप क्या कहना चाह रहे हैं, क्या करवाना चाह रहे हैं, इस चीज का एकदम क्लियर होना चाहिए। एकदम कोई भी इसमें ऊपर नीचे की बात नहीं, एकदम स्पष्ट और सरल भाषा में आपको पत्र में अनावश्यक विस्तार नहीं होना चाहिए। जो काम की बात है कि आपको मान लीजिए बीमार है तो आप सिर्फ इसको लिखिए कि सर मुझे मतलब मैं बीमार होने के कारण नहीं आ पाया। उसमें आप लिखेंगे कि मैं स्कूल से कल छूटा तो रास्ते में आ रहा था तो मेरा सर दर्द होने लगा तो मैं घर पहुंचा तो मैं दवा खाया। ये सारी अनावश्यक बातें नहीं लिखना है। सीधे सीधे आपको पॉइंट पर आना है कि आज मैं बीमार हूँ, इस कारण मैं विद्यालय आने में असक्षम हूँ। आइए देखते हैं आगे क्या है। व्यक्तिगत तथा पारिवारिक पत्रों में आत्मीयता झलकती है। अब आत्मीयता झलकनी चाहिए व्यक्तिगत और पारिवारिक पत्र अगर है तो। पत्र में कटु शब्द धमकी का प्रयोग नहीं होना चाहिए, वर्जित है एकदम। किसी प्रकार का कटु शब्द और आपको धमकी नहीं देना है। विचार प्रभावपूर्ण और आडंबरहीन होने चाहिए। ये चारों पांचों पॉइंट का ध्यान रखेंगे तो आपका पत्र जो है नंबर 1 का हो जाएगा। आइए सीधा ले चलते हैं फॉर्मेट पे। आपको देखिए पत्र के दो प्रकार होते हैं, मैंने आपको बताया था, एक औपचारिक एक अनौपचारिक। अब औपचारिक पत्र देखते हैं कैसे होते। देखिएगा औपचारिक पत्र में कुछ चीजों का ध्यान रखना है, वो आप क्या देखेंगे। औपचारिक पत्र हम विभिन्न विभागों तथा अधिकारियों को आवेदन के लिए, किसी समस्या के लिए, देखिए औपचारिक पत्र किस किस चीज के लिए दिया जा सकता है, समस्या के लिए, किसी सूचना के लिए अथवा किसी अन्य सार्वजनिक या व्यापारिक कारण से। औपचारिक पत्र लिखते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना। प्रेषक का पता, यहाँ प्रेषक का पता, दिनांक, अभिवादन, स्वनिर्देश, हस्ताक्षर आदि बाईं ओर से लिखे। बाईं मतलब सीबीएसई में लेफ्ट ओर से ही लिखा जाता है, तो आपको लेफ्ट ओर से ही लिखना है। अभी मैं आपको इसको दिखाता हूँ। उसके बाद ये लाइन काट दीजिए, यहाँ पर गड़बड़ लिखा है। संक्षेप में पत्र का विषय लिखिए। विषय के जस्ट ऊपर आपको दिनांक लिखना होता है। अभी पूरी फॉर्मेटिंग भी दिखाऊंगा। औपचारिक पत्र में प्राय अभिवादन नहीं लिखा जाता है, के पश्चात धन्यवाद लिखा जाता है। अंत में प्रार्थी, विनीत, आपका आज्ञाकारी, भवदी आदि उचित जो उचित हो वो लिखा जाता है। लिखने वाला अपना नाम व पता लिखता है। संबोधन में श्रीमान यूज कर सकते हैं, महोदय कर सकते हैं, मान्यवर, माननीय। अभिवादन में प्राय नहीं होता, अभिवादन इसमें प्राय नहीं होता है, किसी भी कर भी सकते हैं। ये हो गई कुछ इसमें इंपॉर्टेंट बातें। अब आप कहेंगे सर बहुत ज्यादा चला जा रहा है अब दिमाग से बाहर, तो हम आपको सीधा फॉर्मेटिंग पर ले चलते, तब आप आई होप समझ जाएंगे सारी चीजें। देखिए अनौपचारिक में भी समझ लीजिए, फिर आपको फॉर्मेटिंग या औपचारिक पत्र पहले आपको दिखा देता हूं। नहीं, अनौपचारिक में 3-4 चीजें हैं, वो आप देख लीजिए तभी आगे, ठीक है ना। आइए देखिएगा, इस पत्र में व्यक्तिगत पत्र आते हैं। इस प्रकार के पत्र माता पिता, भाई बहन, दादा दादी, मित्र, सहेली तथा संबंधियों को लिखे जाते हैं। और पत्रों को लिखते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना होता है। पत्र लिखने वाला अपना पता तथा तिथि बाईं ओर लिखता है। इसके नीचे अभिवादन लिखा जाता है, जैसे नमस्ते, असीम स्नेह, सादर चरण स्पर्श आदि जो भी आप लिखते हैं अपनी भाषा में वो लिख सकते हैं। उसके बाद अंत में
से पत्र लिखा जा रहा है उससे लिखने वाले का संबंध क्या है। जैसे तुम अपने मित्र को लिख रहे हो तो तुम्हारा दोस्त, तुम्हारी सहेली, जो भी आप लिख रहे हो अपने बारे में लिख सकते हो। जैसे मित्र, सखी, आपका बेटा, बेटी, आपका पोता, पोती, ये हो गया अनौपचारिक। अब अनौपचारिक में संबोधन और जिन्हें पत्र लिखा हो बड़ों को और छोटों को क्या क्या संबोधन दे सकते हैं। तो बड़ों में क्या कह सकते हैं, देखिएगा बड़ों में क्या क्या यूज कर सकते हैं हम शब्द, आदरणीय शब्द, पूजनीय, माननीय, परम पूज्य, ये हो गया बड़ों का। ध्यान रखिएगा बड़ों का ये हो गया संबोधन। अभिवादन में क्या लिख सकते हैं, सादर प्रणाम, चरण स्पर्श। और अंत में क्या लिख सकते हैं, आज्ञाकारी, आपका पुत्र, आपका भाई, तुम्हारा भाई, आपका शिष्य, ये सारी चीजें। छोटों को क्या लिख सकते हैं, प्रिय, आयुष्मान, चिरंजीवी, ये वर्ड यूज कर सकते हैं किसमें, संबोधन में। और उसके बाद अभिवादन में क्या करेंगे, शुभ आशीर्वाद, प्रसन्न रहो, सुखी रहो। और लास्ट में क्या लिख सकते हैं अंत में, तुम्हारा हितैषी, तुम्हारा शुभेच्छा, शुभचिंतक, तुम्हारा तुम्हारा शुभाकांक्षी। ये सारे वर्ड्स आप यूज कर सकते हैं। ये आपके लिए थोड़ा टफ हो रहा होगा, लेकिन मैं जैसे ही फॉर्मेट पे आपको ले चल रहा हूँ आपको सारी चीजें यहाँ पर क्लियर हो जाएंगी। चलिए बराबर वालों के लिए क्या यूज करते हैं, प्रिय भाई, बहन, मित्र, सखी, नमस्ते, सप्रेम नमस्कार, मधुर स्मृति। और क्या लिखेंगे, शुभलासी, शुभालासी, या इसको काट ही दीजिए, इंपॉर्टेंट नहीं है, तुम्हारा भाई, बहन, मित्र, सखी, ये सारी चीजें लिख सकते हैं। अब यहाँ पर आपके सामने आ गया है औपचारिक पत्र लेखन, प्रधानाचार्य को लिखे जाने वाला पत्र। अब इसको मैं थोड़ा जूम कर दूं अगर आपको ऊपर करके, तो आई होप आप सारी चीजों को देख पाएंगे। एक बार मैं इसको कर दूं। देखिए लेटर जो हमारा होता है, ये फॉर्मेट आप देख रहे हैं, इस फॉर्मेट का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। देखो स्क्रीनशॉट ले भी सकते हो। अब मैं यहाँ समझा दे रहा हूँ, तुरंत सारी चीजें क्या हो जाएंगी, क्लियर हो जाएंगी। देखो आप सबसे पहले क्या लिखना है, सेवा में प्रधानाचार्य, प्रधानाचार्य। अब उसके जस्ट नीचे क्या लिखना है, और सब एक लाइन में रहेगा। देखो एक भी इधर उधर नहीं है, सब कुछ बाएं तरफ से स्टार्ट होगा और इसी तरफ रहेगा। विद्यालय का नाम और पता, जैसे मैं पढ़ता था सरस्वती विद्या मंदिर में तो विवेकानंद सुल्तानपुर, ये हो गया यहाँ पर स्कूल का नाम। अब यहाँ पर डेट आपको डालनी है, विषय के जस्ट ऊपर आपको यहाँ पर डेट डालनी है। फिर आपको विषय, जैसे आप बीमार हैं, आप आज स्कूल जाने में सक्षम नहीं है, तो वहां पर आपको विषय डालना है। फिर आप महोदय, महोदया, श्रीमान जी, इस चीजों से, इन चीजों से क्या कर सकते हैं, संबोधित कर सकते हैं। ये आपको समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ पर पत्र का मुख्य विस्तार या मुख्य विषय, जो प्रॉब्लम है आपको, आप विद्यालय नहीं पहुंच पा रहे हैं, आप बीमार हो गए हैं, आपको छुट्टी, आप कहीं बाहर जाने वाले, आपके घर में शादी पड़ी है, जो भी आप लिखना चाहते हैं इसका विस्तार इतने में करेंगे। उसके बाद समापन 2 लाइन में लिखेंगे, अतः आपसे निवेदन है कि इन कारणों से मुझे क्या करने, अवकाश देने की कष्ट करें, या जो भी आप चाहते हैं, एक सेक्शन से दूसरे सेक्शन अपना ट्रांसफर चाहते हैं, तो इसके लिए भी आप लेटर इसी तरह लिख सकते हैं। उसके बाद धन्यवाद ज्ञापन यहाँ पर आपको देना है, आपका आज्ञाकारी शिष्य, आज्ञाकारी शिष्या, आपका नाम, कक्षा, रोल नंबर, ये हो गया औपचारिक आपका लेटर जो आप प्रधानाचार्य को लिख रहे होंगे। आइए अब आगे दिखाते हैं, इसका स्क्रीनशॉट आई होप ले लिए होंगे। अब यहां से आपका जितना मैंने अभी तक बताया सब 1 मिनट में खत्म हो गया होगा ना, क्लियर, लेकिन कोई बात नहीं, वो भी बताना जरूरी था। चलिए आगे चलते हैं, क्या करना पड़ेगा, कोई बात नहीं, ये छोटा हो गया है। आज नेक्स्ट पेज पर देखते हैं। देखिए अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र लिखिए। यहाँ पर आपने लिखा सबसे पहले सेवा में, बाएं ओर से, प्रधानाचार्य, काखागा विद्यालय, दिल्ली, यहाँ दिल्ली के एड्रेस से लिख रहे हैं, इसी तरह एड्रेस लिखना है। अब यहाँ पर आपको डेट डालनी है, जो मैंने बताया था, यहाँ पर डेट छूट गई, डेट डालनी है आपको, जो भी डेट हो यहाँ पर आप डेट डाल सकते हैं। विषय, अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र। अब देखिए विषय के बाद आपको कैसे आगे लिखना है, ध्यान दीजिएगा। महोदय, देखिए सबसे पहले यहाँ महोदय का यूज किया गया ना, तो यहाँ महोदय, फिर कॉमा, फिर देखिए निवेदन यह है कि मैं आपके विद्यालय की 8वीं कक्षा का छात्र हूँ। कल विद्यालय से आते ही मुझे बुखार आ गया, जो रात तक और बढ़ गया। डॉक्टर ने मुझे 4 दिन तक चलने के फिरने से मना किया है, अतः मैं विद्यालय आने में असमर्थ हूँ। कृपया मुझे, अब देखिए इस लाइन को, जो लास्ट वाली लाइन है, यहाँ पर ये इंटर करना भूल गए, इस लाइन को आप नीचे से लिखेंगे, कृपया मुझे 5/1/25 से 9/1/2025 तक का अवकाश प्रदान करने की कृपा करें। ये नीचे हो जाएगा, यही है आपका मेन लेटर। अब यहाँ पर आप ये नहीं मेंशन करेंगे कि कल मुझे आते ही बुखार आ गया था, तो भी चल जाएगा। एकदम सरल, और इसमें बहुत ज्यादा चीजें नहीं बढ़ा चढ़ा के बतानी, एकदम सरल लैंग्वेज में आपको बताना है। अब देखिए यहाँ पर धन्यवाद लिखा गया है, फिर आपका आज्ञाकारी छात्र, ओजस्व, कक्षा 8, सेक्शन बी, और डेट यहाँ पर तिथि जो दिखी है यहाँ से काट दीजिए, तिथि आपकी विषय के जस्ट ऊपर चली जाएगी। इस चीज का ध्यान रखिएगा। ये ऐसा आपके सामने रहा एक औपचारिक पत्र। अब आगे चलते हैं हम फटाफट, अनौपचारिक पत्र देख लेते हैं।
अनौपचारिक में क्या होता है, देखिए सबसे ऊपर अपना पता रहता है, छात्रावास आदि जो भी आपका है पता, वहां पर पता रहेगा। फिर यहाँ पर दिनांक रहेगा, ध्यान से देखिएगा। यथोचित संबोधन यहाँ पर रहेगा, फिर यथोचित प्रणाम, नमस्ते, आशीर्वाद जो भी आप करना चाहते हैं आप देख लीजिएगा कि आपने अपने बड़ों को लिखा है, छोटों को लिखा है, बराबर को लिखा है, उसी हिसाब से यहाँ पर आप शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। अगर ये नहीं दिख रहा होगा तो 1 मिनट मैं इसको आपको अच्छा होगा और आप इसका क्या कर सकते हैं, एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जिससे आपको क्या होगा एग्जाम में हेल्प करेगा। देखिए अब यहाँ पर चीजें दिख रही है ना, फिर यहाँ पर कुशल क्षेम लिखना है, फिर यहाँ पर मुख्य विषय लिखना है, किस विषय पे आप लिखना चाह रहे हैं, उनको पत्र, अपने दोस्त का हालचाल पूछना चाह रहे हैं, परीक्षा में उनके नंबर्स कम हो रहे हैं, उसका स्कोर क्या आ रहा है, जो भी आप लिखना चाह रहे हैं। इसी प्रकार का मैंने क्या बताया था, किसने लिखा था, नेहरू जी ने इंदिरा गांधी को पत्र लिखा था, जो क्लास 6 या 7 में किसी चैप्टर में है। समापन यहाँ पर करना है आपको, उसके बाद संबंध का उल्लेख, तुम्हारा दोस्त, तुम्हारा भाई, प्रिय मित्र, जो भी आप लिख सकते हो यहाँ पर लिख सकते हैं। और प्रेषक का नाम, यानी आपका नाम यहाँ पर मेंशन होना चाहिए, है ना, प्रेषक का नाम याद रखिएगा, प्रेषक का नाम यहाँ पर होना चाहिए। अब चलिए मैं क्या करता हूँ, इसका एक फॉर्मेट भी आपको दिखा देता हूँ बना बना रेडीमेड। जिस देखिए यहाँ पर क्या है, अपनी सखी तो अपनी बड़ी बहन के विवाह पर आमंत्रित करते हुए पत्र लिखा गया है। यहाँ पर एड्रेस डाला गया पहले, J415 नेहरू नगर, सोनीपत, हरियाणा, और डेट यहाँ नीचे आ जाएगी। डेट यहाँ पर होगी, एक चीज का ध्यान रखिएगा, बस डेट जो है वो नीचे रहेगी, यहाँ बगल में लिख गई है। प्रिय सखी कोमल, मधुर स्मृति, जो भी आप लिख सकते हैं, मधुर स्मृति। नमस्कार करना चाहते हैं नमस्कार कर सकते हैं, तो मधुर चलेगा। तुम्हें यह जानकर अति प्रसन्नता होगी कि मेरी बड़ी बहन, हाँ दीदी की शुभ विवाह 10 फरवरी 2025 को होना निश्चित हुआ है। मेरी हार्दिक इच्छा है कि इस अवसर पर तुम भी यहाँ आ जाओ और कार्यक्रम में सम्मिलित हो। देखिए एकदम साधारण भाषा में, कि अपने दोस्त से जैसे आप बात कर रहे हैं उस भाषा में लिखना है। पत्र के साथ मैं कार्यक्रम संबंधी पूरी जानकारी भेज रही हूँ तथा एक निमंत्रण पत्र तुम्हारे माता पिता के लिए भी संलग्न कर रही हूँ, यानी भेज दे रही हूँ, साथ अटैच कर दे रही हूँ। मेरे माता पिता की इच्छा है कि तुम्हारे माता पिता भी इस अवसर पर पधार कर कृतार्थ करें। पत्र के उत्तर की प्रतीक्षा में, तुम्हारी सखी अंशु। अब देख रहे हैं सारी चीजें यहाँ पर एकदम अनौपचारिक लेटर जो है जैसे होता है वैसे लिख। अब आप इससे पीछे वाला अगर स्क्रीनशॉट नहीं लिए होंगे तो आपको पीडब्ल्यू के ऐप पर जाएंगे तो वहां से निकाल लीजिएगा उसका शॉट। बाकी ऐसे ही आपको एजुकेशन लिखना है, किसी के लिए भी आपको एग्जाम में अगर पत्र लिखने को आ जाता है इस तरह अनौपचारिक पत्र, ध्यान रखिएगा। अब चलते हैं, हम देखेंगे, हमने देखा अनुच्छेद लेखन, हमने देखा संवाद लेखन, हमने देखा पत्र लेखन। आई होप मेरे चैंपियंस को ये सेशन समझ में आ गया होगा। अगर नहीं भी आया होगा तो कोई बात नहीं है, आपको आने वाले हिंदी मैराथन की क्लास में जरूर समझ में आ जाएगा, तो हम उसमें भी मिलेंगे। लेकिन यहाँ पर जितना मैंने बता दिया ये आपके लिए पर्याप्त था। इतना अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपका लेटर में एक भी नंबर नहीं कटने वाला। चैंपियंस तब तक बाय बाय, टाटा, सी यू, अपना ख्याल रखो और एग्जाम की तैयारी जम कर करते रहो बिना किसी टेंशन के। तब तक के लिए बाय बाय। मिलते हैं कब, आपके मैराथन क्लास में, क्योंकि इसके बाद मुझे लगता है आपकी क्लासेस यहाँ से हो जाएंगी समाप्त इस सीरीज में। इस क्लास में इतना ही। अपना प्यार आशीर्वाद ऐसे बनाए रखिए अपने सर के साथ। मैं भी आपको पूरे तरीके से जो भी आप कमेंट सेक्शन करेंगे उसका भी एक वीडियो लाने का प्रयास करूंगा, या लाइव सेशन में ही, कि आपके जितने भी सिलेबस में आ रही चीजें सब कवर हो जाए। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टाटा।